Everyone, welcome back to my channel UPSC Sathi. In this video series, we are covering the Vision Monthly Current Affairs for October 2024, and we have already covered the polity and international affairs. Now we are starting with the economics section, and the first topic is about Nobel Prize in Economics. So this year, the Nobel Prize in Economics is given in a very interesting field, and it is given to Darren Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson on how institutions are formed and what is their impact on prosperity. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यूपीएससी में नेम्स नहीं पूछे जाते हैं. इट इज आस्क्ड वेरी रेयरली. जस्ट हैव एन आइडिया रॉबिन्सन, जॉनसन एंड एसीमोग्लू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिसर्च विच यू कैन यूज इट इन द मेन्स. प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स में यू कैन यूज एज अ केस स्टडी जो आप अपने आंसर में एक बॉक्स बना के मेंशन कर सकते हो. सो इट विल गिव यू अ वैल्यू एडिशन मार्क, राइट. सो इन्होंने बताया है कि हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस दे हैव इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी. नाउ व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, एंड इट collects the people. It make people work towards some goal और makes the society function. जैसे अगर हम social institutions की बात करें तो family हो गया, marriage हो गया, kinship हो गया, ठीक है, या फिर education हो गया, law and order हो गए. तो ये काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. दिस वी रीड इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ठीक है. तो अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें उसमें डेमोक्रेसी भी एक टाइप का सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने बताया कि इट हैज डेवलप्ड इन वेरियस कॉलोनी एज अ थ्रेट टू द रिवॉल्यूशन बाय द मासेस व्हिच कैन नॉट बी टैकल टू द सोशल रिफॉर्म. अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में देखें तो अर्लियर जब ब्रिटिशर्स आए तब हम बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड थे, बट और फिर लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया. कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक रूल था. डेमोक्रेसी डेवलप्ड जब एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला थ्रू आउट द नेशन, एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे थे उनके लिए, बिकॉज इट वॉज गेटिंग द इंटेलिजेंस हु वर फाइटिंग फॉर द राइट, हु वर फाइटिंग अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स. एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि वेरियस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट आए, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, उनके थ्रू प्रोग्रेसिवली डेमोक्रेसी को दिया गया. एंड विद 1947 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वी वर ग्रांटेड द फ्रीडम एंड वी बिकेम इवेंचुअली अ डेमोक्रेसी, राइट. तो उन्होंने ये बताया कि हाउ द सोशल इंस्टीट्यूशंस इज डेमोक्रेसी डेवलप. अगर हम थोड़ा नोबेल प्राइज के बारे में देखें तो एवरीबडी नोज दैट इट इज एन इंटरनेशनल अवार्ड. ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो कि नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है. और ये किसकी याद पे दिया जाता है? ये किसने फाउंड किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने इन 1895. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव एन आइडिया. तो ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है. अकेडमी ऑफ साइंसेस है, ये 3 फील्ड में देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. जो स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम है वो लिटरेचर में देती है. नोबेल असेंबली एट कैरोलिंसा इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम मेडिसिन और फिजियोलॉजी में देती है. और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो पीस में देती है. तो नॉर्वेजियन पीस में, ठीक है, और जो कैरोलिंसा इंस्टीट्यूट है मेडिसिन में. लिटरेचर वाली है स्वीडिश अकेडमी, और जो रॉयल स्वीडिश है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जगह बस इकोनॉमिक्स है. ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए, इतना कोई नहीं आता है प्रीलिम्स में. और विनर्स को क्या क्या मिलता है? एक नोबेल डिप्लोमा मिलता है, मेडल मिलता है, और कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है, नॉट इन डॉलर, स्वीडिश क्रोनर. Now what is the highlight of the research which you can use in your mains? So what is the impact of colonial impact on prosperity? तो ये तो हम देखते हैं कि reversal of fortunes हुआ था. जैसे इंडिया was a very rich country but it became the poor, and Britain which was a poor country, which was a developing country at that time, it became rich. So it is even said that the industrial revolution of Britain, it was financed through the India, राइट. जो भी हमारे रिचेस थे, वी वर नोन एज द गोल्डन बर्ड. ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द ग्लोबल जीडीपी, इट डिक्लाइंड ड्रास्टिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट हैड अ रेन ऑफ वेल्थ जैसे हम बोलते हैं, जो कि थ्योरी दादा भाई नारोजी ने दी थी, है ना. सो द पुअरेस्ट बिकम द रिचेस्ट. तो यू कैन कोट इट इन योर मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो कि हाउ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स हैपन बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल इम्पैक्ट.
एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो सेटलर की मोर्टेलिटी रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं, दिस यू कैन मेंशन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्टिव जो होते हैं जो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने आए हैं अपनी इंडिजिनियस पॉपुलेशन को और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन पर ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सेटलमेंट के लिए नहीं आते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए। पर जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये वहाँ बसने आए होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ वी सी कि हाउ दीज पीपल दे समवेयर दे फॉट विद द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, उनको किल किया और वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन को हटाकर दे सेटल देयर। और आज भी हमें कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन देखते हैं वो ब्रिटेन की या दीज वेस्टर्न नेशंस की ही पॉपुलेशन है। तो इनमें मोटिवेशन होता है बिकॉज दे वर्क देयर, दे लिव देयर, दे सेटल देयर एंड दे इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, तो यहाँ इनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो यू कैन मेंशन दिस इन योर जीएस पेपर 1, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग पे यहाँ पे कंडीशंस भी होती हैं एंड बट इट ऑल्सो सेज कि चेंज इज पॉसिबल। इंस्टीट्यूशनल ट्रैप हो जाते हैं, तो एक्सप्लेन दैट सम सोसाइटीज आर ट्रैप्ड इन द एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। जैसे अफ्रीका है तो ये लोग सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही करते रहते हैं, इवन फ्रांस स्टिल हैज़ प्रेजेंस इन अफ्रीका, तो वहाँ की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो यू कैन मेंशन अबाउट कि अफ्रीका का कंडीशन यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रैप हो जाता है, बट चेंज इज पॉसिबल एंड रिफॉर्म्स कैन लीड टू डेमोक्रेसी। जब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी अफ्रीकन इकोनॉमीज में डेमोक्रेसी आई है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ है, जैसे वी सी South Africa, reducing the poverty. Now, what is the role of economic and political institution in shaping the national prosperity? तो रिसोर्स एलोकेशन में इम्पैक्ट करता है। जितना हमारे इफेक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना अच्छा डेमोक्रेसी होगी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, तो रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से होगा, प्रॉपर्टी राइट होंगे। जैसे इंडिया में वी हैव आर्टिकल 300A जो प्रोवाइड करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी होगा। कैन यू टेल मी इट इज अ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट ओनली? सो इट वॉज अ फंडामेंटल राइट, बट अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट नाउ, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकते अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट होता है। कैन यू टेल मी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट भी पास किया था इन दिस रिगार्ड, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट, ठीक है। तो इट इंश्योर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। एंड देन इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि अगर एक अच्छे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वो लॉन्ग टर्म की सोचेंगे, दे विल हैव इंसेंटिव्स कि वो ग्रोथ को देखेंगे। जैसे हमारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ठीक है। और जैसे वी हैव गुड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इसलिए वी आर एबल टू अट्रैक्ट FDI एंड ऑल। सस्टेनेबिलिटी होगा, दे विल थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, जैसे आर्टिकल 48A DPSP है या NGT है, इट थिंक्स अबाउट एनवायरनमेंट। रेगुलेशंस अच्छे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग होगा। कॉम्पिटिशन कमीशन का काम क्या है, इट रिड्यूसेस द मोनोपोलीज एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो जो रेगुलेशंस होंगे वो लोगों के लिए अच्छे होंगे। गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा। सो वी हैव आर्टिकल 14 विच सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है, CVC है, लोकपाल है, ठीक है। तो इन्फोर्स की करप्शन नहीं हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, रिजर्वेशन है विच टॉक्स अबाउट द अफर्मेटिव एक्शंस एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, जैसे नालसा है, जुडिशरी है। तो ये आप बहुत कॉमन है कि अगर कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हमारे क्या टारगेट होते हैं, जस्टिस होगी, इक्वालिटी होगी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगी, इफेक्टिवनेस होगा, है ना। नाइन व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, तो यहाँ बहुत जनरलाइज है, सोच सकते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया था, SBI है, LPG रिफॉर्म्स 1991 जिससे हम एक ओपन इकोनॉमी बने, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा हमारा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, ED है जो कि करप्शन को चेक करता है। यू कैन थिंक ऑन योर ओन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो वी हैव अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल इकोनॉमी है हमारा, ठीक है। डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन किया था 73rd 74, ग्रीवियंस रिड्रेसल है, RTI है, सोशल ऑडिटिंग है, ठीक है। एंटी करप्शन के लिए वी हैव लोकपाल, CAG, सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट, NGO वगैरह को हम इंक्लूड करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज विच अपहोल्ड एंड विच स्क्रूटनाइजेस दी और different decisions which are taken. So it is very important कि national prosperity के लिए the relation between economic and political institutions they should be very strong, ठीक है, which encourages the investment, rule of law and all these things. देन ये जो है रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप रीड कर लो कि 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये नोबेल प्राइज़ में नहीं आता है जो इकोनॉमिक्स वाला है, तो अमर्त्य सेन को ये मिला हुआ है, बस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देन बी रेडी इंडेक्स, बी रेडी यहाँ आप नाम से देख सकते हो कि इट इज़ अबाउट बिजनेस रेडी इंडेक्स, मतलब ऐसी जो
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स जो कि बिजनेस के लिए रेडी है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया है, बस आपको इतना पता होना चाहिए और थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक बार यूपीएससी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पूछा गया था, तो इट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, यू शुड हैव एन आइडिया कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है और कौन लॉन्च करता है। तो वर्ल्ड बैंक इसको लॉन्च करता है, अभी इसे नया रोल आउट किया जा रहा है 3 ईयर फेज आउट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले जो वर्ल्ड बैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स निकालता था कि कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना, खोलना, चलाना, बंद करना कितना ईजी है, ठीक है। तो इंडिया वॉज डूइंग वेरी गुड इन दिस रैंक, मतलब हम बहुत इंप्रूव कर रहे थे, बट इसमें काफ़ी जो है इरेगुलरिटीज देखी गई थी, बायसनेस देखी गई थी, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने इसे बंद कर दिया। अब इसे नया चालू किया है जो बी रेडी इंडेक्स है, ठीक है। इसमें अभी स्टार्टिंग में 50 इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया, इंडिया को भी इंक्लूड नहीं किया है, बट बाद में से इंक्लूड किया जाएगा। अब ये क्या है, तो वही डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक एनुअल कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी निकाली जाएगी और देखे जाएंगे कि टू प्रमोट, मतलब इसका काम ये रहता है टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, जॉब्स एंड प्रोडक्टिविटी। एक जो भी इन्वेस्टर होता है वो देखेगा कि किस कंट्री में बिजनेस खोलना चालू करना ईजी है, कौन बी रेडी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना। तो एडवोकेट, और ये कैसे होगा, जैसे हमें पता होगा कि अगर हमारी पुअर रैंक आई है तो हम कुछ रिफॉर्म्स लेंगे, तो रिफॉर्म एडवोकेसी जैसे इंडिया ले रहा था, पॉलिसी गाइडेंस मिलेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे कहाँ गैप्स हैं, वी विल डू मोर एनालिसिस एंड रिसर्च, उस अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्राइवेट सेक्टर को मेनली देखोगे कि कैसे ओपन करने में, ऑपरेट करने में, क्लोज करने में, रीऑर्गेनाइज करने में कहाँ क्या ईजी है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाओ, मान लो आपको एक बिजनेस खोलना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एंट्री मारोगे, है ना। तो इसमें आप ये जो है 10 टॉपिक्स हैं, 1, तो इन्हीं को हम 10 टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री करोगे, बिजनेस एंट्री करी। अब आपको 3, हमें पता है, आप ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस है उसको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको लैंड चाहिए पड़ेगी, मतलब बिजनेस लोकेशन चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो ये लैंड हो गई, फिर आपको चाहिए पड़ेगी लेबर, ठीक है, तो आप पे लेबर हो गया। आपको चाहिए पड़ेगी कैपिटल, मतलब फाइनेंशियल सर्विस, कि आप लोन ले पा रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगा, तो फाइनेंशियल सर्विस। सो दिस इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और आपने बिजनेस एंट्री करी, तो 4 पॉइंट्स तो ये हो गए। अब मान लो आप पे ज़मीन आ गई, आप पे लेबर भी आ गए, आपको पैसा मिल गया। अब आप क्या करोगे, आपने बिल्डिंग बना ली, ठीक है। अब आपको वहाँ पे यूटिलिटी सर्विस चाहिए पड़ेगी, पानी चाहिए पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ेगी, तो यू विल नीड द यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। अब आपने पूरा सेटअप कर लिया, आपने अच्छी बढ़िया अपनी फैक्ट्री बना ली। अब आप क्या स्टार्ट करोगे, ट्रेड स्टार्ट करोगे, आपको एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, तो यू विल स्टार्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें देखा जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कितना इजी होता है, ठीक है। आपको कुछ मार्केट कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, हो सकता है जो अदर कंपनीज हैं उनके संग आपको compete करना पड़ेगा, तो वो भी देखा जाएगा। अब आपने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, उस प्रॉफिट में से आपको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो वो हो गया टैक्सेशन, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि किस कंट्री में कितना टैक्सेशन रेट है, कितना जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ को टैक्स किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है ना। अब मान लो हो सकता है कि आपकी कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही, लॉस में चले, हो सकता है कुछ डिस्प्यूट हो, कुछ कोई पैसे लेके भाग गया हो या लोन रिकवर नहीं हो पा रहा हो, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कल बीआईटी का पढ़ा था, ठीक है, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, वहाँ पे भी हमने देखा था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें एक कंडीशन होती है कि सबसे पहले जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जो भी ऑप्शंस है वो लोकली एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, पहले लोकली रेमेडीज देखा जाएगा, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तभी हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो आपका कंपनी बिल्कुल नहीं चल पा रही, आपको बंद करनी है, तो आप बिजनेस इंसॉल्वेंसी के पास जाओगे कि आप बंद करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिजनेस खोलोगे अपना, लोकेशन, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस, फिर उसमें यूटिलिटी सर्विस डालोगे, ट्रेड करना शुरू करोगे, ठीक है, मार्केट कंपटीशन को फेस करोगे, टैक्स पे करोगे, डिस्प्यूट रिसॉल्व करोगे, बिजनेस इंसॉल्वेंसी। तो ये तो 10 टॉपिक हो गए। इसके संग हम 3 थीम को भी देखेंगे, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी रिसेंट टाइम्स। तो डिजिटल अडॉप्शन है या नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 5.0 है, तो इसमें डिजिटल के बिना कुछ नहीं होगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी देना पड़ेगा, ESG जो नॉर्म्स हम देखते हैं, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, आपको इन तीनों को ध्यान देना पड़ता है। तो ESG, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखना पड़ेगा, एंड इंक्लूसिवनेस, जेंडर आपको देखना पड़ेगा कि वुमेन इंक्लूसिव है, ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव है या नहीं। तो जेंडर, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल अडॉप्शन, ये 3 क्रॉस कटिंग थीम्स हैं जो इन 10 टॉपिक्स के अराउंड आपको देखनी पड़ेगी। फिर इसमें 3 पिलर भी हैं, तो 3 पिलर की हम जब बात करते हैं
तो हो गया एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. पब्लिक सर्विसेज, सो इट सपोर्ट द रेगुलेटरी कंप्लायंस इन इंस्टीट्यूशंस टू इनेबल द बिजनेस एक्टिविटी. क्या सर्विसेज है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी. अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो आप प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाओगे. तो ये 3 पिलर्स को देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कितने रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, उसका क्या फ्रेमवर्क है, और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो कितना एफिशिएंट है. So I think this is very easy. You should know 3 pillars: regulatory framework, public services, operational efficiency, 10 topics and 3 cross-cutting themes. So this is sufficient for your prelims. Means में से नहीं आता है, कहीं passing by reference आप पास कर सकते हो एज अ वैल्यूएशन पॉइंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस स्टडी में अगर हम यही देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्मॉल और मीडियम को कवर करता था, पर ये पूरे प्राइवेट सेक्टर को करता है, स्मॉल मीडियम लार्ज. इसमें सिर्फ रेगुलेशन जो बर्डन है वो फॉर्म्स पे देखा जाता था, पर इसमें रेगुलेटरी बर्डन के संग संग क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन भी देखा जाता है. उसमें सिर्फ 10 इंडिकेटर्स थे, इसमें 10 टॉपिक्स जो हमने देखे, 3 प्लस और 3 थीम्स हैं. फिर उसमें एक्सपर्ट कंसल्टेशन, डेटा कलेक्शन मेथड, लीगल प्रैक्टिकल था. यहाँ पे एक्सपर्ट फॉर्म सर्विस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, और इसकी वाइडर कवरेज है, बस इतना आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ई कॉमर्स सपोर्ट आएगा, आप अच्छे से इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस लिख पाओगे, इनोवेशन बढ़ाओगे कि कहाँ कमी है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, डिजिटल अडॉप्शन हो गया, मॉनिटरिंग करोगे, ट्रांसपेरेंसी, वही सब है. चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, डेटा नहीं है आप पे, या पॉलिसी रेसिस्टेंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हो गया. उसी में वे फॉरवर्ड आप मेंशन कर सकते हो, यू नीड टू एनहेंस द गवर्नेंस एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, प्रमोट इंक्लूसिविटी. तो दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ स्केलिंग ऑफ इंडिया स्मॉल कंपनीज, तो ये भी जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस टर्म यू शुड यूज इन योर मेन्स आंसर. विलियम्स के पर्सपेक्टिव से एक बस वर्ड पता होना चाहिए. मेन्स में आपको ध्यान रखना है कि आप ये वैल्यूएशन में पुट करो कि इंडिया का जो अगर मैन्युफैक्चरिंग जो टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में, वो टॉपिक आए तो उसमें आपको यू हैव टू मेंशन कि इंडिया इज फेसिंग अ मल्टी प्लांट फिनोमिना. Now what is this multi-plant phenomena? Just note down in your notes. ये वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पूरा रिवाइज करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू मेंशन दिस कीवर्ड इन योर आंसर विद अ 1 लाइन एक्सप्लेनेशन. अब इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जैसे वो क्या करेंगे, बहुत बड़े होने के बजाय दे आर बिग, ठीक है, बट दे विल नॉट बिग वन बिग फैक्ट्री और वन बिग प्लांट. दे विल डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कफोर्स अक्रॉस मल्टीपल फैक्ट्रीज एंड प्लांट इन द सेम स्टेट. मान लो एक फैक्ट्री है, जैसे टाटा स्टील कंपनी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, या XYZ कोई भी फर्म है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक फैक्ट्री में एक प्लांट लगाया एंड दे आर एम्प्लॉइंग 500 पीपल और दे आर एम्प्लॉइंग 1000 पीपल. व्हाट दे विल डू, दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट. तो 900 लोग एक फैक्ट्री के बजाय व्हाट दे विल डू कि वो 3 प्लांट खोलेंगे और 300 लोग 3 जगह एक ही स्टेट में, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं 3 प्लांट, मतलब मल्टीपल प्लांट कर रहे हैं वो. ठीक है, सो अगर हम देखें तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, अगर वो मल्टी प्लांट में हो जाते हैं तो बहुत बड़े नहीं हो पा रहे ना. समवे जो वर्कफोर्स है वो डिवाइड हो जाती है. तो ये कुछ एडवांटेजेस उन फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो मल्टी प्लांट फिनोमेना को अपनाते हैं, बट ओवरऑल फॉर द नेशन ग्रोथ इट इज नॉट गुड. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये फिनोमेना बढ़ता ही जा रहा है. इट हैज बीन ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट अकाउंट फॉर 25% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो इसके संग पहले हम कुछ और सिमिलर फिनोमेना होते हैं, जैसे ड्वार्फ फर्म. तो ड्वार्फ फर्म क्या होता है कि एक फर्म छोटी रह जाती है. जैसे हम MSME में यूज़ करते हैं कि ड्वार्फिज्म के प्रॉब्लम है, मतलब MSME बड़ा नहीं होना चाहते हैं, वो छोटे के छोटे रहना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, जब वो माइक्रो होते हैं, जब वो स्मॉल होते हैं, तो उनको कुछ एडवांटेजेस देते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं, टैक्स GST कैसे फिल करना है, इन सब में कुछ उनको एडवांटेजेस मिलते हैं, तो वो ग्रो होना ही नहीं चाहते. ठीक है, मल्टी प्लांट फिनोमेना में क्या है, वो बड़े तो हैं पर वो ऑपरेशन उनका मल्टीपल छोटे छोटे प्लांट्स में है. और मिसिंग मिडल की जो मिडल है, मिडल टाइप के जो साइज के जो प्लांट्स हैं या फर्म्स हैं वो इतने नहीं हैं, या तो बहुत छोटी फर्म्स बहुत ज़्यादा है जैसे MSME वो बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स मिलेंगे, पर मिडल साइज के फर्म्स आपको इंडिया में कम मिलेंगे. तो ये मिसिंग मिडल फिनोमेना होता है. और स्मॉल कंपनी क्या होती है, ये आपको कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे जिनका पेड अप जो कैपिटल है वो 4 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर है वो 40 करोड़ रुपीज़ से कम है. ठीक है, तो ये स्मॉल कंपनीज होती हैं. अब जो हमें मेन देखना है कि क्यों इंडियन फर्म्स स्केल अप नहीं कर पा रही हैं, व्हाई दे आर यूजिंग मल्टी प्लांट फिनोमिना, या व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्केल अप. तो एक तो रेगुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो थोड़ी टफ हैं.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना सपोर्ट नहीं करते एंड दे प्रमोट द साइज बेस्ड इंसेंटिव। तो छोटे होने में आपको फ़ायदा रहता है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में देखें तो अगर आपको 100 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा आप रखोगे तो आपको अगर रिट्रेंचमेंट करना है, किसी को निकालना है, तो फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अभी जो नया लेबर कोड है, मुझे बताओ कि ये चेंज कर दिया है, कितने एम्प्लॉयज़ के लिए कर दिया है नाउ? इज इट 300? जस्ट थिंक अबाउट इट। फिर रिस्क मैनेजमेंट, अगर छोटा रहता है कोई फर्म तो रिस्क मैनेजमेंट सही रहता है, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्क पूरे प्लांट को या पूरे फर्म को इम्पैक्ट नहीं करता। डाइवर्सिफाई कर पाते हो आप अपने रेगुलेटरी, लीगल, पॉलिटिकल रिस्क, ज़्यादा नोटिस में नहीं आते हो। कैपिटल लेबर रिलेशन हैंडल करना ईजी रहता है, एकदम से सब लोग स्ट्राइक पे नहीं चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इस प्लान से इस लेबर को यहाँ शिफ्ट कर दो अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है या कहीं छुट्टी ज़्यादा हो रही है, तो आप फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस रहते हैं। इकोनॉमिक एंड मार्केट स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन है, तो आप चाहते हो कि अलग अलग लोकेशंस पे हो जहाँ पे मार्केट है, मैनेजमेंट करना ईजी हो जाता है छोटे फर्म्स का, ठीक है। और एक्विजिशन ऑफ लैंड में भी डिफिकल्टी होती है, एक संग आपको बहुत ज़्यादा लैंड नहीं मिल पाता, हो सकता है कंटिन्यूस, जैसे हमने बिजनेस रेट इंडेक्स में देखा था, ठीक है। आप जोग्राफिकली डिस्पर्स रखना चाहते हो। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं अगर ये छोटे होते हैं, तो अभी हमने देखा कि क्यों छोटे रह जाते हैं। रेगुलेशंस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, यूटिलिटी सर्विस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। इम्प्लीकेशंस क्या होता है? प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगर आप बहुत बड़े नहीं होंगे तो आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल रीच ही नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी लो प्रोडक्टिविटी रह जाएगी। उसके बाद एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें था ड्वार्फ फर्म्स कंट्रीब्यूट में 8% होती है प्रोडक्टिविटी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जॉब क्रिएशन कम होगा। सो जैसे ड्रॉप फर्म सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी बड़ी आपका प्लांट होगा, जितनी बड़ी फर्म होगी, उतना ज़्यादा आप जॉब क्रिएट कर पाओगे। एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि दे स्ट्रगल टू मेंटेन द जॉब्स दे क्रिएट। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? PLI स्कीम एंड दिस यू मस्ट हैव स्टडी। जैसे इकोनॉमिक्स ग्रो करे, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रैम्प स्कीम है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर MSME टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSME। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs को बढ़ाया जा सके, सपोर्ट कर सके। कोडिफिकेशन है लेबर लॉज का, 4 कोड्स में से कोडिफाई किया है। वे फॉरवर्ड क्या है? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको एक सनसेट क्लॉज वाला ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे ने 2018 में बात की थी कि आप ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप कोई भी अगर उन्हें स्कीम प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी इनिशिएटिव आप लॉन्च कर रहे हो, उसकी एक एक्सपायरी या एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि ये आपको हेल्प या एड कब खत्म होगी। इससे क्या होता है कि जो मॉरल हजार्ड होता है कि एड तो मिल ही रही है तो वी विल नॉट इम्प्रूव, वो खत्म हो जाता है। सो नाउ दे हैव अ, जैसे 10 ईयर्स का अगर सनसेट क्लॉज है तो दे विल नो कि इसके बाद हमें बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, तो जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है हमें इसी पीरियड के अंदर करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी, डिसिप्लिन लाता है ये। फिर मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सेस, PSL गाइडलाइंस को हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें MSMEs हैं, छोटे फार्म्स हैं, उनको कैपिटल और ईजिली मिले, लोन अच्छे से मिले, है ना। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर जहाँ पे प्लग एंड प्ले हम जिसकी बात करते हैं वो अच्छे से हो, तो वो सब होना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 3 ईयर्स हो चुके हैं तो यू शुड हैव रफ आइडिया भी नो कि ये क्यों है कि सिंक्रोनाइजेशन हो भी। हमें पता है कि हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग सिलोस में वर्क करें, इससे कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क होता है। आज मान लो यहाँ पे रोड नहीं बनी और कल पता चला कि यहाँ पे वाटर पाइपलाइन डलनी थी, तो फिर से वो रोड को खाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, लोगों को इनकन्वीनियंट भी फील होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। उसी के लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। तो 2021 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज़ फॉर एक्सेलरेटिंग दी ट्रस्टवर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंक्राइज मतलब सब सिंक में हो, ठीक है, होलिस्टिक हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, एनवायरनमेंट का, लोगों का, स्पीड का, इंटीग्रेटेड, पूरे रीजन को एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखा जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क करें, वो नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होनी चाहिए बेस्ड ऑन आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपने डेटा एनालिसिस किया है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हम यूज़ करें और हम इनोवेशन यूज़ करें। तो ये 7 जो मेजर सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस करता है, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे, रोडवे, पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, रोड, रेल, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन एंड एक्सपीडिट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क विद द कॉस्ट एफिशिएंसीज, जैसे मैंने आपको बताया।
ठीक है। उसके बाद इट हैज़ बीन डेवलप बाय द डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने डेवलप किया है, माइसेक एंड भास्कराचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूजिंग जेएस प्लेटफॉर्म। तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में इस टाइप के पॉइंट आ जाते हैं। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब सब इसका कोड देख सकते हैं। एंड ये मेघराज, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये किस पे होस्टेड है, मेघराज, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड प्लेटफॉर्म है मेघराज। और इसरो की सैटेलाइट से डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द ऑनगोइंग एंड द फ्यूचर प्रोसेस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, भारतमाला, हाईवे, सागरमाला जिसमें हम पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, इनलैंड वाटरवे, नेशनल वाटरवेज बना रहे हैं, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान जिसमें एयर कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। तो टारगेट क्या है, ये आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, याद करो या नहीं करो, एक दो पॉइंट याद कर लो। जैसे नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर होना चाहिए, 200 न्यू एयरपोर्ट, ये याद कर सकते हो, हेलीपोर्ट, एयरोड्रोम्स हो गए। रेल कार्गो की कैपेसिटी बढ़ाना है, पावर ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी 225 गीगावाट, है ना, गैस पाइपलाइन हो गया। अचीवमेंट्स क्या हुए हैं, तो गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई है, ये याद रख लो। 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आ चुकी हैं, 1600 डेटा लेयर्स हैं, सोशल सेक्टर इम्पैक्ट है, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन प्लानिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था, मास्टर प्लान्स हैं, देन ट्रेड फैसिलिटेशन में लॉजिस्टिक्स जो कितनी हमें रिड्यूस करनी है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अभी कितनी है, 14% अराउंड है। वी नीड टू ब्रिंग इट टू 9 to 10% कॉस्ट ऑफ आर जीडीपी, राइट। लॉजिस्टिक कॉस्ट, सस्टेनेबल डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट इज द नीड, तो जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत डिस्जॉइंटेड प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग अच्छे से हो, कोऑर्डिनेशन आए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम हो और पब्लिक डिस्ट्रप्शन नहीं हो, यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, एफिशिएंट प्लानिंग होना ज़रूरी है, रेवेन्यू लॉस नहीं हो, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, है ना। जैसे एवरी रेल ओवर ब्रिज रिक्वायर्स अ फ्रेश मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे डिज़ाइन एंड रेलवेज का अप्रूवल लगता है। तो टाइमलाइन इससे बहुत भर जाती थी, तो ये सब स्टैंडर्डाइज हो कि प्रोसेस क्या होगा पूरा, फॉर्मेशंस के लिए कोऑर्डिनेशन हो, डिलेज नहीं हो, ठीक है, सिंगल अप्रूवल पे वर्क करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड हाउ इट इज़ रिमूविंग दी बैरियर्स, तो हम पे जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्मार्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए जीआईएस है, सैटेलाइट है, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स है, जैसे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यूलिप प्लेटफॉर्म, यू मस्ट नो, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो ये एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग दी सिलोस, जैसे नेशनल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, प्रोजेक्ट प्लानिंग को रिवॉल्यूशनाइज करना, डिजिटल सर्वेज हैं, 400 जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स को प्लान किया गया है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वाटर, जैसे अभी देखा हाईवे भी है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, तो सबको हम इंटीग्रेटेड वे में देख रहे हैं। एंड वी आर स्ट्रीमलाइनिंग द क्लियरेंस प्रोसेस, तो जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑनलाइन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस has reduced the approval timeline from 600 days to just 162। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है, आप यूज कर सकते हो कि it has reduced from 600 days to just 162। What are the challenges, इंटरऑपरेबिलिटी एंड नॉन डिजिटाइजेशन का इशू है। सो देर इज इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड नॉन डिजिटाइजेशन नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, अभी भी यूनिवर्सल प्रोटोकॉल डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। और लैंड रिकॉर्ड जैसे डेटा भी डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ। डेटा सिक्योरिटी का हमेशा थ्रेट रहता है, जैसे हमें पता है कि हाउ एम्स पे अटैक हुआ था। डेटा शेयरिंग विद प्राइवेट सेक्टर नहीं है, एनएमपी भी अभी पूरा अच्छे से नहीं है, फंडिंग इशूज हैं, ठीक है। मेजर इशू फॉलिंग बियॉन्ड द एम्बिट, तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लीगल है, एलिनेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन, जैसे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना पड़ता है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर नॉट कंप्लाइड विद, है ना, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है EIA। हाउ कैन वी इम्प्रूव, तो सिंप्लीफाई करो ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, सर्टेन इश्यूज को, जैसे स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इश्यूज को हमें एड्रेस करना होगा, टैकल द लैंड एक्विजिशन डिसीजंस एंड ओपन अप गति शक्ति प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपेंशन, लोकलाइजेशन करो, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज important। So it is a transformative approach for the infrastructure development, aiming to create a seamless and efficient multimodal transportation network by integrating the effort of various ministries. The initiative enhance to seek the connectivity and reduce the logistic cost. So this is very important. I hope this video was useful. जो next topics हैं वो हम next video में cover करेंगे. If you like, please share and subscribe. Thank you so much.